सर स्टार्ट कीजिए। कल हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लिया। कल हमने आपको कुछ ये केमिकल फिनिशेज से रिलेटेड केमिकल्स के नाम बताए थे। ठीक, तो ये हमने यहाँ तक बता दिया था वाटर रिपेलेंट केमिकल कौन कौन से होते हैं। फ्लेम रिटार्डेंट में आपके फॉस्फोरस, एंटीमनी, बोरॉन एंड फॉस्फेट एंड बोरेट्स रिलेटेड केमिकल यूज करते हैं। क्रीज रेजिस्टेंस एंड क्रॉस लिंकिंग एजेंट में हम करते हैं DMU, इट इज कॉल्ड डाइमेथिलॉल यूरिया। ठीक है, पॉलीमिथाइलॉल मेलामाइन। अभी जो यूज होता है वो होता है जनरली DMDHU। एक्चुअली इसमें दो केमिकल थे, पहले DMU डाइमेथाइल एथिलीन यूरिया, नाउ डाइमेथाइल डाई हाइड्रोक्सी एथिलीन यूरिया, ये यूज होते हैं अभी। सॉइल रिलीजिंग एजेंट में एक्रिलिक कोपॉलीमर, मेथाक्रिलिक और एथिल एक्रिलेट मिल्क ब्लेंड करके भी यूज। फ्लोरोकेमिकल बेस्ड केमिकल भी यूज होते हैं सॉइल रिलीज फिनिश में। एंटीस्टेटिक एजेंट्स हैं आपके पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल, सॉल्ट ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट फैटी एमाइड, फैटी अल्कोहल, एथिलीन ऑक्साइड, कंडेंसेट्स। तो ये डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स हैं जो अलग अलग फंक्शनल फिनिशेस में हम यूज करते हैं। वूल श्रिंक या रेजिस्टिंग एजेंट में आपके रिएक्टिव प्री पॉलीमर्स कंटेनिंग कार्बोमिल सल्फेट ग्रुप्स, आइसोसेनेट टर्मिनेटेड यूरेथिल पॉलीमर। तो ये डिफरेंट टाइप के आपके केमिकल्स हैं जो यूज होते हैं। सर ये जो सॉइल रिलीज एजेंट है सर क्या है ये? एक एक्रिलिक पॉलीमर है, पॉलीमर का वो करते हैं। अगर मैं पॉलीमर का कोटिंग करते हैं तो उससे होता है। कोटिंग मतलब नॉट ऑन द सरफेस, एज ए फिनिशिंग एजेंट हम अप्लाई करते हैं। अदर वैसे इन जनरल जो हम एंटी फिनिश जो अप्लाई करते हैं उससे भी थोड़ा बहुत सॉइल रिलीजिंग होता है। एंटी पिलिंग एजेंट, एंटी पिलिंग एजेंट जो आपके पिलिंग को रेजिस्ट करता है, दैट इज एंटी पिलिंग एजेंट। पिलिंग एजेंट एंड प्लेजेंट फिनोमेना यूजुअली एसोसिएटेड विद स्पन यार्न फैब्रिक, स्पेशली दोज कंटेनिंग सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स में पिलिंग क्यों होता है ज्यादा? सिंथेटिक फाइबर्स में पिलिंग क्यों होता है ज्यादा? क्योंकि एक तो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, दूसरा वो जो रब करते हैं हम, जैसे कि चलते हैं तो पिलिंग जनरली कहाँ होता है? आर्म्स के साइड वाली साइड में, शर्ट पे, यानी जहाँ पर रबिंग एक्शन ज्यादा होता है वहां। तो रबिंग होने से क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल चार्ज डेवलप होता है। इलेक्ट्रिकल चार्ज डेवलप होगा, उसकी वजह से फाइबर जो है वो एग्लोमरेट हो जाते हैं। तो पिलिंग फिनोमेना ये है कि पिलिंग कॉटन में भी होती है और सिंथेटिक में भी होती है, ऑलमोस्ट इक्वल। ठीक है, लेकिन कॉटन का स्ट्रेंथ कम होता है, तो पिल क्या है, जितना पिल फॉर्मेशन होता है उतना ही पिल ऑफ हो जाता है, यानी वो ब्रेक होके झड़ जाएगा ड्यूरिंग वॉशिंग। लेकिन सिंथेटिक फाइबर का टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से पिल जो फॉर्म होगा वो फैब्रिक पे ही अटैच रहता है, इट डज नॉट ब्रेक एंड पील ऑफ। ठीक, तो इसमें those containing synthetic fiber, formation of polymer films such as पॉलीविनाइल प्रोपिनेट, पॉलीएक्रिलेट, रेजिन फिनिश जो है वो रिड्यूस कर देती है पिलिंग को। लेकिन एंटी पिलिंग एजेंट से आपका फैब्रिक का टेंसाइल स्ट्रेंथ भी रिड्यूस होता है। ठीक, फ्लोरोकेमिकल्स रिपेलेंट्स, ये आपके स्टेन रिपेलेंट और वाटर रिपेलेंट एंड ऑयल रिपेलेंट, इन तीनों में यूज होते हैं। So, ये आपके मैंने बताया था कि फ्लोरोपॉलीमर सच एज विनाइल पॉलीमर ऑफ एक्रिलिक और मेथाक्रिलिक टाइप, कोपॉलीमर ऑफ विनाइल पॉलीमर। ठीक, तो इसमें वो PTF, ये आपके पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, एक वो भी केमिकल है जो आप यूजुअली ऑयल एंड वाटर रिपेलेंसी एंड स्टेन रिपेलेंसी एज वेल, ये सब आपके फैब्रिक में इम्पार्ट करता है। नेक्स्ट आपका श्रिंकेज कंट्रोल फिनिश। श्रिंकेज क्या है कि रिडक्शन इन द लेंथ और विड्थ ऑफ ए फाइबर और यार्न और फैब्रिक, यानी कि जब हम गारमेंट बनाए उससे पहले ही हम फैब्रिक में श्रिंकेज को कंट्रोल कर सके, ताकि जब आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गारमेंट इफ वी वॉश दैट फैब्रिक तो उसके डायमेंशन में चेंज ना आए। इस वजह से श्रिंकेज क्या है कि जब हम
श्रिंकेज फिनोमेना होता कैसे कि जब हम फैब्रिक को वेट करते हैं, पानी में गीला करते हैं, तो ये क्या यार्न जो है अपना स्वेल होता है, तो जिस डायरेक्शन से स्वेल होगा उस वजह से आपका ये इसका लेंथ बढ़ जाएगा दूसरी डायरेक्शन का, तो उसकी वजह से आपका फैब्रिक लेंथ वाइज और विड्थ वाइज श्रिंक होता है। ठीक है, तो श्रिंकेज कंट्रोल के लिए क्या करते हैं हम, प्री श्रिंक करते हैं फैब्रिक को। क्लास चालू है, मैं आता हूं। रिडक्शन इन लेंथ एंड विड्थ ऑफ फाइबर यार्न और फैब्रिक इज नोन एज श्रिंकेज, यानी हम रिडक्शन लेंथ और विड्थ को श्रिंक करते हैं, दैट इज कॉल्ड श्रिंकेज कंट्रोल। इट फैब्रिक श्रिंक्स आफ्टर दे हैव बीन मेड इनटू गारमेंट्स और ये मैं बताया कि आपको अगर गारमेंट बनाने के बाद फैब्रिक श्रिंक होता है, दैट इज नॉट सर्विसेबल, यानी फिर वो फैब्रिक गारमेंट वो किसी यूज का ही नहीं है अगर उसका डायमेंशन नहीं चेंज हो गया जब हमने खरीदा उसके बाद। सम फाइबर्स लाइक वूल, कॉटन, रेयन ये ज़्यादा स्वेल होते हैं पानी में, बिकॉज इनका जो मॉइस्चर एब्जॉर्बेंस है वो ज़्यादा है एज कम्पेरेटिव टू सिंथेटिक फाइबर्स, तो इसकी वजह से ये मॉइस्चर ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे तो स्वेल भी ज़्यादा होंगे। सो जो डायमेंशनल स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है वो आता है आपके इसकी वजह से, ये कॉटन, वूल और रेयन के फैब्रिक्स दे आर लेस डायमेंशनल स्टेबल, तो श्रिंकेज कंट्रोल जो हम फिनिशिंग देते हैं वो इनमें ही देते हैं। ठीक है, श्रिंकेज अकर्स व्हेन टेंशन आर रिलीज्ड बाय मॉइस्चर एंड हीट एज इन लॉन्ड्रिंग और स्टीम प्रेसिंग, यानी मेन तो आपके वॉशिंग है हमारा, तो वॉशिंग या स्टीम प्रेसिंग में जब आप वॉशिंग कर रहे हो स्पेशली उस टाइम पे फैब्रिक श्रिंक होता है, या स्टीम प्रेसिंग के टाइम पे भी श्रिंक हो सकता है बिकॉज ऑफ द स्टीम इज क्योंकि मॉइस्चर है वहां पे स्टीम में। सो प्रेडिक्टिंग लेंथ वाइज एंड क्रॉस वाइज श्रिंकेज इज डिफिकल्ट, कि एक तो इसके पे ये है कि आपने सब कुछ गारमेंट बनाया लेकिन आपको आइडिया है कि आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गारमेंट ये फैब्रिक इतना श्रिंक होगा, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि पहले ही हम उतना मार्जिन लेके एक्स्ट्रा लेके फैब्रिक को सिलें कि आफ्टर वो धोने के बाद इतना श्रिंक होगा, लेकिन उसको प्रेडिक्ट करना इज डिफिकल्ट कि कितना श्रिंक होगा, तो इसकी वजह से हम गारमेंट बनाने से पहले ही उसको प्री श्रिंक ट्रीटमेंट देते हैं। श्रिंकेज कंट्रोल में बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि फैब्रिक कितना श्रिंक होगा, उसमें आपका फाइबर टाइप है, इंटरमोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ फाइबर है, यानी कि आपका क्रिस्टलिटी जो है फाइबर की, क्योंकि जब फाइबर टाइप और इंटरमोलिकुलर स्ट्रक्चर पे ही डिपेंड करेगा कि फाइबर पानी में जाने के बाद कितना स्वेल होगा। ब्लेंड लेवल है, इफ यू आर मेकिंग ए ब्लेंड गारमेंट। यार्न प्रोसेस है कि यार्न कौन सी प्रोसेस से बना है, रिंग फ्रेम से बना है या रोटर से बना है। यार्न ट्विस्ट, कौन सा ट्विस्ट है उसमें और कितना अमाउंट ऑफ ट्विस्ट है, क्योंकि हमने भी पता है कि ट्विस्ट ज्यादा होता है तो श्रिंकेज ज्यादा होता है यार्न में अगर ट्विस्ट ज्यादा है तो। फैब्रिकेशन टाइप, फैब्रिक कंस्ट्रक्शंस, यानी ईपीआई पीपीआई कितने, क्योंकि ईपीआई पीपीआई ज्यादा होंगे तो उसकी वजह से आपका फैब्रिक कई बार ज्यादा श्रिंक हो सकता है। नंबर ऑफ एंड टाइप ऑफ फिनिशिंग प्रोसेसेस, वीव एंड निटिंग स्ट्रक्चर, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कि श्रिंकेज कितना होगा उस पर। तो woven fabric generally shrink more in the warp than in the weft direction because the warp are under excessive tension during weaving. तो woven fabric की हम बात करें तो ये वार्प वाली डायरेक्शन पे ज्यादा श्रिंक होता है। इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि जब हम कपड़े पे मशीन पे कपड़ा बनाते हैं तो वार्प वाला फैब्रिक जो यार्न है वो टेंशन में होता है, यानी कि जो हम वेवीनेस देख रहे थे वो वार्प में कम होती है और वेफ्ट में ज्यादा होती है। तो वेफ्ट ऑलमोस्ट ऑलरेडी पहले से ही श्रिंक हो रखा होता है, तो जब हम कपड़े को वोवन फैब्रिक को वॉश करते हैं तो वो वार्प डायरेक्शन में ज्यादा श्रिंक होता है। नेट फैब्रिक्स tend to stretch more during production than woven fabric, hence shrink more than woven fabric. तो नेट फैब्रिक तो ओवरऑल वैसे ही ज्यादा श्रिंक होता है, क्योंकि नेट फैब्रिक में लूप फॉर्मेशन है तो उसकी वजह से, और ड्यूरिंग वैसे भी वीविंग प्रोडक्शन के टाइम पे वो थोड़ा स्ट्रेच कंडीशन में रहता है
इसलिए दैट फैब्रिक से वोवन फैब्रिक से ज्यादा श्रिंक होता है। So, 3 टाइप के श्रिंकेज होते हैं, रिलैक्सेशन श्रिंकेज, प्रोग्रेसिव श्रिंकेज, रेजिडुअल श्रिंकेज। रिलैक्सेशन श्रिंकेज occurs when the fibers and yarns are under considerable tension when the fabrics are made। ठीक है, जब कपड़ा बनाते हैं तो एक पर्टिकुलर टेंशन में जितना श्रिंकेज होगा उसको हम रिलैक्सेशन श्रिंकेज बोलते हैं। इट occurs only once the first time the fabric laundered or dry cleaned, यानी जब आपने एक बार कपड़ा धोया तभी ये होगा। ठीक, और इट इज कॉज्ड बाय द रिलैक्सिंग ऑफ टेंशन इम्पोज्ड ऑन द फैब्रिक मैन्युफैक्चरर। ये रिलैक्सेशन मतलब है कि जब आपने उसमें से टेंशन हटा लिया, जो स्ट्रेच कंडीशन में लूम पे या कहीं पे था वहां से हटा दिया, रिलैक्स छोड़ा उसको। रिलैक्स छोड़ने के लिए भी हम ऐसे कंप्लीट रिलैक्स नहीं छोड़ते हैं, एक ठीक, तो जब रिलैक्स छोड़ा उसको तब जो श्रिंकेज होगा दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन श्रिंकेज। प्रोग्रेसिव श्रिंकेज है कि वो एक बार में नहीं होता। रिलैक्सेशन श्रिंकेज इज वन टाइम श्रिंकेज, कि जो फर्स्ट टाइम आपने निकाला, लॉन्ड्री किया तो उसमें जितना श्रिंक हुआ वो समझ में आ गया। प्रोग्रेसिव श्रिंकेज है कि ईच टाइम आप कपड़े को वॉश करोगे तो हर बार वो कपड़ा श्रिंक होगा, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव श्रिंकेज। तो ये ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है प्रोग्रेसिव श्रिंकेज। रिलैक्सेशन श्रिंकेज तो क्या है, क्योंकि हम वेट प्रोसेस कर रहे हैं ड्यूरिंग फैब्रिक बनने के बाद, तो वो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस वो अपना श्रिंक हो जाता है। लेकिन प्रोग्रेसिव श्रिंकेज ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि ये आपके गारमेंट बनने के बाद भी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, अनलाइक रिलैक्सेशन श्रिंकेज व्हिच occurs just once, प्रोग्रेसिव श्रिंकेज कंटिन्यू एंड द फैब्रिक श्रिंक्स a bit more with each laundering, यानी हर बार वॉश करोगे तो हर बार थोड़ा थोड़ा ज्यादा श्रिंक होना स्टार्ट होगा। So in the major fibers only wool and viscose rayon are subjected to progressive shrinkage। तो हमने देखा है कि ऊन के कपड़े बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं, कई बार ऊनी कपड़े हम 3-4 बार वॉश किया तो छोटे हो जाते हैं। तो वूल और विस्कोस में ये प्रोग्रेसिव श्रिंकेज मिलता है। रेजिडुअल श्रिंकेज है कि हमने फैब्रिक को प्री श्रिंकेज दे दिया है, यानी कि जो गारमेंट से बनाने से पहले प्री श्रिंकिंग ट्रीटमेंट कर दिया है हमने, फिर भी वो ड्यूरिंग वॉशिंग थोड़ा श्रिंक हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल श्रिंकेज। तो ये बहुत ही कम होता है। रेजिडुअल श्रिंकेज इज वेरी लेस। श्रिंकेज कंट्रोल के मेथड क्या है? इसको हम कंप्रेसिव श्रिंकेज भी बोलते हैं, सैंथोराइजिंग भी बोलते हैं। इन द केस ऑफ वूल हम इसको सैंथोराइजिंग बोल देते हैं, सैंथोराइजेशन या सैंथोराइजिंग ऑफ वूल। तो ये मैकेनिकल फिनिशिंग टेक्निक है, जनरली यूज्ड फॉर सेलुलोज बेस्ड फैब्रिक एज वेल एज वूल। वूल में भी यूज होता है। impart shrinkage to the fabric and improve the luster of the fabric। तो इससे फैब्रिक में आपके श्रिंकेज इंपार्ट होगा और फैब्रिक का लस्टर भी ये इंप्रूव करता है। सो बिफोर द प्रोसेसिंग ऑफ द सैंपल, यानी जो भी आप कपड़ा को आपको श्रिंकेज करना है, श्रिंकेज ट्रीटमेंट देना है, इट शुड बी वॉश्ड बाय द स्टैंडर्ड टेस्ट मेथड्स, यानी उसको पहले हम नॉर्मल वॉश कर लें। ठीक, क्यों वॉश क्यों कर लें? ताकि जो उसमें यूजुअल आपका श्रिंकेज रिलैक्सेशन श्रिंकेज होना है वो उसमें उसी टाइम हो जाए ड्यूरिंग वॉशिंग, तो अपने आप मैक्सिमम श्रिंकेज उसका वहां हो जाए। ठीक, सो इसकी वजह से क्या होगा कि आपको, इसकी वजह से आपको ये पता चलेगा कि आपका फैब्रिक कितना श्रिंक हो रहा है। यानी कि बिफोर द श्रिंकेज ट्रीटमेंट आपने फैब्रिक से एक सैंपल कट किया, उसको स्टैंडर्ड मेथड से वॉश किया, जो हमारा स्टैंडर्ड वॉशिंग फास्टनेस वाले मेथड होते हैं, वॉशिंग का जो टेस्ट होता है वो टेस्ट मेथड से, फिर उसका श्रिंकेज कैलकुलेट किया कि कितना ये श्रिंक हो रहा है। ठीक है, कितना श्रिंक हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हमें पता चल जाएगा कि आफ्टर वॉशिंग फैब्रिक कितना श्रिंक हो रहा है, तो उतने अमाउंट ही प्री श्रिंकेज जो ट्रीटमेंट है, श्रिंकेज कंट्रोल ट्रीटमेंट है, वो देना है। सपोज 2 या 3% श्रिंक हो रहा है तो 3% का ही हमें श्रिंकेज देना ड्यूरिंग द श्रिंकेज कंट्रोल प्रोसेस। श्रिंकेज का मैकेनिज्म है ये
ये डायग्राम थोड़ा ध्यान से देखो। ये है आपका एक बड़ा सिलेंडर होता है, ये आपका फैब्रिक है जिसको हमें श्रिंक करना है, ये 1 नंबर पे जो, और ये है आपका फेल्ट ब्लैंकेट, ठीक है, फेल्ट ब्लैंकेट। और ये आपका हॉट मेटल रोलर है, ये हीट रहता है। तो कितना अमाउंट ऑफ श्रिंकेज होना है फैब्रिक, ये डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ दिस बेल्ट। ये जो ये फेल्ट ब्लैंकेट का जो थिकनेस है इस पे डिपेंड करता है। ठीक। हाँ, इन केस ऑफ, अब इसमें क्या होता है कि ये यहाँ पे स्ट्रेच कंडीशन में रहेगा आपका, ये जो है, ये फेल्ट है, ये स्ट्रेच कंडीशन में रहेगा। तो जब ये फैब्रिक इन दोनों के बीच में आता है ना यहाँ, तो उस टाइम पे ये श्रिंक होगा, क्योंकि ये हम स्ट्रेच कंडीशन में ले जाके, फेल्ट आपका स्ट्रेच है, फैब्रिक रिलैक्स है, ठीक है, लेकिन फेल्ट आपका यहाँ पे रिलैक्स होगा। तो फेल्ट रिलैक्स होगा, तो जब रिलैक्स होगा ये, तो फैब्रिक आपका ये रोलर और फेल्ट के बीच में है। तो जब जैसे ही फेल्ट रिलैक्स होगा, उस टाइम पे आपका ये फैब्रिक भी फेल्ट के साथ साथ मूव करेगा टूवर्ड्स द श्रिंकेज। फेल्ट जैसे श्रिंक होगा वैसे। So the machine consists of roller covered with a thick blanket और rubber belt। ये फेल्ट ब्लैंकेट बोल रहे हैं, रबर बेल्ट भी हो सकता है कभी। अच्छा, इसमें एक चीज और मिस कर दी हमने, इन केस ऑफ वूल, यहाँ पे एक शू भी होता है ऊपर, ये फैब्रिक के ऊपर एक मेटल शू रहेगा जो इसको प्रेस करेगा जब हम वूल का वो करते हैं, प्री श्रिंकेज करते हैं, तब सेंफोराइजिंग जिसको बोलते हैं। तो वो भी हीटेड रहेगा, उस केस में वो शू हीटेड रहेगा और ये हीटेड रहेगा, बाकी अरेंजमेंट लगभग सेम होता है। The outer surface of the blanket or belt is stretched as it pass around the roller। जहाँ से रोलर से पास हो रही है वहाँ पे ये स्ट्रेच होती है। The compression and stretching is imparted while the fabric is passing between them। तो कंप्रेशन कब होगा, जब फैब्रिक आपके सिलेंडर और उसके बीच में आएगा, क्योंकि रोलर पे, हीट रोलर पे आपका जो बेल्ट है वो स्ट्रेच कंडीशन में है। तो जैसे ही हीट रोलर से और फैब्रिक उसके साथ साथ मूव कर रहा है, तो जैसे ही आपका हीट रोलर मूव करेगा, फैब्रिक और बेल्ट दोनों सिलेंडर के पास मूव करेंगे। जैसे ही वो हीट रोलर से स्ट्रेच उसका थोड़ा रिलैक्स होगा बेल्ट का, तो वहां पे कंप्रेशन ऑफ बेल्ट होगा, क्योंकि उसी बेल्ट से अटैच आपका फैब्रिक है, उसकी वजह से फैब्रिक भी आपका कंप्रेस होगा और श्रिंक होगा। So the relaxed fabric is passed in hot metal plate, ये हमने बताया आपको। तो इससे क्या आपका बोथ वार्प एंड वेब डायरेक्शन में आपका श्रिंकेज होता है। ठीक, इसके बाद द फैब्रिक इज पास्ड थ्रू द स्टेंटर where it pull in side to side and length to length in presence of steam to release the tension on both end warp and web। तो जो हम स्टेंटर पे क्या करते हैं, हम पिन लगा के, आपने देखा होगा कपड़े पे भी सेल्वेज में निशान आता है स्टेंटर पे पिन, तो स्टेंटर पे भी क्या है, हम थोड़ा लूज रख के फैब्रिक को यहाँ अंदर उसमें फैब्रिक को हम उसके बाद स्टेंटर से इन द प्रेजेंस ऑफ स्टीम में हम थोड़ा लूज रख के पास करते हैं। तो वो क्या करेगा कि उस टाइम पे जो भी टेंशन है फैब्रिक में वो रिलीज हो जाएगा, और उसकी वजह से आपका जो फैब्रिक है दैट विल बी कंप्लीटली फ्री श्रंक। नेट्स में के लिए अरेंजमेंट थोड़ा अलग होता है, क्योंकि जो हमने पिछला अरेंजमेंट देखा उसमें देखा कि फैब्रिक वाज अंडर टेंशन, ठीक है, जो रोलर और उसके बीच में सपोर्ट नहीं था फैब्रिक के बीच में। लेकिन इसमें निटिंग में क्या है कि आप इतना स्ट्रेच नहीं कर सकते, आप फैब्रिक को या इतना टेंशन में नहीं रख सकते हो, तो इसलिए श्रिंकेज कंट्रोल का प्रोसेस निटिंग का अलग है। तो इसमें क्या, पहले हम रेजिन ट्रीट करते हैं फैब्रिक को, देन ड्राई करते हैं, ठीक, उसके बाद ये कॉम्प्रेसिव श्रिंकेज प्रोसेस है। ये वाला अरेंजमेंट जो है इसमें भी आपका ये थिकनेस ऑफ बेल्ट है, ये बेल्ट का थिकनेस और ये बेल्ट का थिकनेस, उस पर डिपेंड करेगा कि अपना
फैब्रिक हमें कितना श्रिंक करना है। इसमें भी वही ये फेल्ट बेल्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गारमेंट फिनिशिंग। इसमें हम आपको थोड़ा थोड़ा बताएंगे गारमेंट में कौन कौन सी फिनिशिंग पॉसिबल है और क्या क्या होती है। किस किस गारमेंट में कौन कौन सी आपकी फिनिशिंग होनी चाहिए, स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में जो गारमेंट यूज होते हैं उसमें यूवी प्रोटेक्शन बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि सन रेज में आपका अल्ट्रावायलेट रेज होता है, और ऑस्ट्रेलियंस जो है, ऑस्ट्रेलिया में गर्मी भी काफी होती है, और ऑस्ट्रेलियंस जो है दे आर वाइट स्किन पीपल। तो हम इंडियन या एशियन जो ओरिजिन के लोग हैं उनकी स्किन में एक पिगमेंट होता है, ब्लैक पिगमेंट, जो हम नॉर्मल स्किन पीपल हैं, विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज। तो इसकी वजह से, बट वाइट स्किन पीपल में जो नहीं होता, तो उसकी वजह से क्या, उनमें स्किन कैंसर का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट पेनिट्रेट इनटू द स्किन ऑफ वाइट पीपल। तो इसके लिए जो वहाँ पे गारमेंट्स यूज होते हैं, दे शुड बी यूवी प्रोटेक्टिव, यानी अल्ट्रावायलेट रेज से बॉडी पे इफेक्ट नहीं पड़े, उस टाइप का फिनिश हम वहाँ देते हैं। स्विम वियर एंड बीच वियर में क्लोरिनेटेड वाटर, सी वाटर फास्टनेस और लाइट फास्टनेस, यानी कि क्योंकि स्विम वियर में आपने देखा स्विमिंग पूल में हम क्लोरीन डालते हैं टू क्लीन द वाटर। तो आपका जो फैब्रिक है, इट शुड बी डाइड लाइक, इट शुड बी फास्ट टू द क्लोरिनेटेड वाटर और सी वाटर। सर्जिकल गाउन अप्रैल्स, यानी डॉक्टर्स जो यूज करते हैं ऑपरेशन थिएटर में जो गारमेंट्स यूज करते हैं, गाउन यूज करते हैं, अप्रैल यूज करते हैं, दे शुड बी एंटी माइक्रोबियल, यानी किसी भी माइक्रोब्स का उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कलर फास्टनेस टू ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग मतलब होता है कि हम स्टरलाइज करते हैं, जैसे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को करते हैं ना, एक वो प्रेशर कुकर टाइप इंस्ट्रूमेंट वो रहता है, असेंबली रहती है, इसमें डाल दिए सारे चाकू छुरी और जो भी उनके रहते हैं इंस्ट्रूमेंट मेडिकल के औजार, तो उनको हम ऑटोक्लेव में स्टरलाइज करते हैं। तो सेम गाउन्स या कपड़ों को भी स्टरलाइज करना पड़ता है। तो ये शुड बी कलर फास्टनेस टू ऑटोक्लेविंग। एब्जॉर्बेंसी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि अगर ब्लड वगैरह कुछ लग गया उस पर तो दे शुड एब्जॉर्ब। और स्पेशली आपके जो ये यूज होते हैं, पट्टी वगैरह जो यूज होती है या कॉटन जो होती है, उसकी एब्जॉर्बेंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। वूलन मर्चेंटाइज, यानी वूलन के जो कपड़े हैं उसमें मॉथ प्रूफिंग होनी चाहिए, कीड़ा नहीं लगना चाहिए। फायर फाइटर्स अप्रैल, दे शुड बी फ्लेम प्रूफ और फ्लेम रिटार्डेंट। टेंट कैनवास, दे शुड बी रॉट प्रूफिंग। इंडस्ट्रियल यूनिफॉर्म, प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल स्ट्रेंथ एंड रिपेलेंसी एंड फ्लेमेबिलिटी। इंडस्ट्रियल यूनिफॉर्म में क्या है कि दे शुड बी फ्लेम रिटार्डेंट, they should be stain repellent and oil repellent, ठीक। स्पोर्ट्स वियर शुड बी एब्रेजन रेजिस्टेंस, सीम स्ट्रेंथ उसकी अच्छी होनी चाहिए। फास्टनेस टू परस्पिरेशन होना चाहिए, यानी पसीने से कपड़े का कलर चेंज नहीं होना चाहिए। बेबी गारमेंट, फास्टनेस टू सलेवा, और बेबी गारमेंट्स में सॉफ्टनिंग भी एक इम्पोर्टेंट चीज होती है। नेक्स्ट है गारमेंट वॉशेस। ये गारमेंट वॉश जो हम बात कर रहे हैं ये मोस्टली आपके डेनिम में होता है। So garment washes include abrasive, chemical and enzyme wash. So abrasive wash is also called stone wash. लेकिन आजकल जो ये करते हैं सेपरेट नहीं करते, ये कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट है। स्टोन वॉश के साथ साथ आप एंजाइम भी डाल देते हो। स्टोन वॉश जो करते हो दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, कई बार ऐसे कर देते हैं। So pumic or some other abrasive material is saturated with chemicals such as potassium permanganate or tumbled with the fabric or garment of wearing time up to several hours depending on the desired change in hand and appearance। तो बता दो कि स्टोन जो है, स्टोन के भी कई साइज आते हैं, सेंटीमीटर mm में डिफरेंट टाइप के स्टोन होते हैं, पतले बड़े मीडियम साइज। तो वो डिपेंड करता है कि हमें कितना वॉशिंग ट्रीटमेंट देना है और कितना सॉफ्टनिंग इम्पार्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग वी चूज द स्टोन, साइज ऑफ द स्टोन एंड नंबर ऑफ द स्टोन आल्सो। लेकिन शायद जनरली इसका रेशियो है, आई एम नॉट क्या, हेलो, प्रोसीजर क्या होता है स्टोन वॉश का? स्टोन वॉश का पर्पस, करने का तरीका होता है सर स्टोन वॉश का? क्या तरीका? नहीं, करने का तरीका, प्रोसीजर तरीका, करते हैं। हाँ प्रोसीजर ये स्टोन वॉश का। हाँ बताता हूँ। प्रोसीजर में क्या है कि
स्टोन डाल दिया आपने फैब्रिक में, ठीक है, मतलब वो जो मशीन होती है एक गारमेंट डाइंग मशीन देखी आपने कभी, परफोरेटेड ड्रम होता है अंदर मशीन में, ठीक है, परफोरेटेड ड्रम में अच्छा हम जैसे वॉशिंग मशीन देखी ना, वॉशिंग मशीन में जो ड्रायर होता है ना, ड्रायर क्या होता है, आपने हाँ जो जी फ्रंट लोडिंग वॉशिंग हाँ जी मशीन देखी है, टम्बल ड्राइंग होता है हाँ ड्राइंग हाँ पर्पस। हाँ, फ्रंट लोडिंग वॉशिंग हाँ मशीन जी में क्या होता है कि परफोरेटेड ड्रम होता है, वो घूमता है जब हम कपड़े धोते हैं, तो वॉश करते हैं, हाँ जी तो इस टाइप की हाँ बड़ी जी मशीन होती है, हाँ जी तो उसमें फैब्रिक डाल दो आप और ओके स्टोन डाल दो, तो वो ऐसे ही घूमेगा वो, ठीक ठीक है, तो स्टोन जैसे हम वॉश करते हैं तो कपड़े घूमते हैं ना, तो वैसे उसमें मान लो वॉशिंग मशीन, फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन में हमने स्टोन भी डाल दिया कपड़ों के साथ साथ, तो उससे एब्रेजिव वो स्टोन कपड़े की सरफेस को रब करेंगे, तो हमारे जो जीन्स पे हम जो इफेक्ट देखते हैं ना डेनिम पे, तो उसकी हाँ वो तो उसकी वजह से क्या है, कुछ तो कपड़े का कलर निकलेगा, ठीक है, तो वो अलग अलग इंडस्ट्री अलग अलग प्रोसीजर है यूज करती है उसके लिए। कुछ लोग ये करते हैं कि पहले उसमें कुछ जीन्स के कुछ पार्ट्स पे हमने पोटेशियम परमैंगनेट बाय द हैंड लगा दिया, ठीक है, तो हैंड लगा दिया और उसके बाद स्टोन वॉश करोगे तो जहां जहां हमने पीपी लगाया, पोटेशियम परमैंगनेट लगाया है, वहां से कलर ज्यादा निकलेगा, रेस्ट ऑफ द पार्ट से कलर कम निकलेगा, ठीक है, तो आपका जो जीन्स में वॉशिंग जो इफेक्ट है वो इससे आता है। कुछ कुछ लोग एंजाइम भी उसमें डाल देते हैं, एसिड डाल देते हैं साथ में, तो एसिड और एंजाइम क्या करता है कि स्टोन वॉश से आपका फैब्रिक सॉफ्ट होगा, और ये कॉम्बिनेशन ऑफ द एक्शन होता है, एंजाइम भी वही काम करेगा, एंजाइम आपके सरफेस पर जो छोटे छोटे फाइबर हैं उसको डिस्ट्रॉय करेगा, सरफेस पर जो फाइबर है, तो उससे आपका वो सरफेस स्मूथ होगा, ठीक, सेम एसिड करता है, एसिड भी जो सरफेस पे फाइबर है उसको डिस्ट्रॉय करेगा, तो उससे भी आपका ये स्मूथ होगा सरफेस ऑफ द फैब्रिक, ठीक, तो इसके अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ वो है वॉशेज का। देन क्या है, एब्रेजिव मटेरियल, आफ्टर ये प्रोसेस अच्छा आपने सबने वो कर रखा है कि कितने दिन कितने टाइम के लिए प्रोसीजर करना है, उसके बाद हम उसमें से स्टोन निकाल लेते हैं, ठीक है, न्यूट्रलाइज करते हैं, क्योंकि हमने उसमें एसिड यूज किया है, अगर एसिड वॉश दिया है या पीपी दिया है तो, ठीक है, तो जो भी हमने उसका पीएच ऑलमोस्ट न्यूट्रल होना चाहिए, तो एल्कलाइन है तो एसिटिक एसिड से करेंगे, और एसिडिक पीएच है तो एल्कली डाल के न्यूट्रलाइज करके उसको उसके बाद उसको हाइड्रो एक्सट्रैक्टर में ले जाएंगे, हाइड्रो एक्सट्रैक्टर मतलब जो वॉशिंग मशीन में ड्राई करने का जो प्रोसीजर है उसको उस टाइप के मेटर उसको बोलते हैं हाइड्रो एक्सट्रैक्टर, उसमें भी परफोरेटेड ड्रम होता है, जोर से घूमेगा तो क्या कपड़े का पानी वो ड्रम परफोरेशन से निकल के, हाँ, The garment finished good can be called stone wash denim, standard mud wash silk, and sand wash nylon. In chemical wash process, special chemical is added to the wash solution and alter the fiber surface. तो washing में ही हम generally add कर देते हैं chemical तो। तो केमिकल में कौन कौन सा हो सकता है, आपके एल्कलीज होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, दीज केमिकल पार्शियली डिस्ट्रॉय द फाइबर एंड क्रिएट द इरेगुलर टिपेट्स एंड पोर्स। तो जो देखते हैं ना एकदम फंकी टाइप का जीन्स जो दिखता है जिसमें कहीं कुछ कलर है कहीं कुछ कलर है, तो वो इफेक्ट क्रिएट इससे किया जाता है स्टोन वॉशिंग में। सो द वॉश दिस वॉश इज कॉल्ड एसिड वॉश आल्सो, ठीक है, एसिड वॉश मैंने बताया था ना कि एसिड कई बार हम उसमें बहुत ही डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी हम ड्यूरिंग स्टोन वॉश यूज करते हैं। एंजाइम वॉश इज आल्सो सिमिलर टू केमिकल वॉश एक्सेप्ट दे यूज सेलुलेज एंजाइम, ये मैंने आपको पहले बताया था जब हम डिसाइजिंग पढ़ रहे थे कि बायो पॉलिशिंग या डेनिम वॉशिंग में सेलुलेज एंजाइम यूज होता है, ठीक, ये क्या करेगा कि सरफेस पे जो सेलुलोज है, आप यहाँ कॉटन इज सेलुलोजिक फाइबर, सरफेस पे जो फाइबर है उसको खा जाता है एंजाइम, तो उसकी वजह से आपका सरफेस एकदम स्मूथ हो जाएगा जींस का, ठीक है, तो दिस प्रोसेस हैज ए परमानेंट इफेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द फैब्रिक एंड हैंड बिकम्स सॉफ्टर। ये बताया मैंने कि द एंजाइम रिमूव सरफेस फज, रिड्यूसेस द चांस ऑफ ब्लिंग विद यूज एंड
here and decrease the fabric weight with a strength loss or less than 10%. Because of the enzyme treatment और आपके even stone treatment, फैब्रिक का टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होता है और ठीक है और वेट भी कम होता है। तो हमें ये ऑप्टिमाइज करके चलना पड़ता है कि फैब्रिक का टेंसाइल स्ट्रेंथ इतना कम नहीं हो जाए कि वो यूज करने लायक ही ना रहे या 10 दिन में फट जाए। सो द स्ट्रेंथ लॉस शुड बी लेस देन 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द फैब्रिक। ठीक, तो ये क्योंकि इसमें हम एसिड तो बहुत ही स्मॉल कॉन्सेंट्रेशंस में यूज करते हैं। When compared to chemical wash little, हाँ एंजाइम वॉश जो है ये केमिकल वॉश से एनवायरमेंटली फ्रेंडली है, यानी कि एसिड अगर आप यूज करो तो एसिड आपको एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है, लेकिन एंजाइम के न्यूट्रल पीएच पे होता है जनरली एंजाइम वॉश जो है, दैट इज लेस एनवायरमेंटल, बहुत ही कम इफेक्ट करती है एनवायरमेंट पे। After treatment, the enzyme mechanical action removes the weakened fiber ends. In some instances, abrasive stones are combined with the enzyme. ये मैं आपको बोला कि कई बार आप एंजाइम और स्टोन एक साथ डालते हैं। So enzyme washes are also called biopolishing or biofinishing. Increase productivity with fewer seconds. अगर आपने दोनों कंबाइंड किया तो बहुत जल्दी आपका काम होता है, उसमें जो इफेक्ट है वो जल्दी आएगा। They increase moisture absorption and dyeability. यूजुअली तो इसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हम जो वॉशिंग जनरली जो करते हैं वो डाइंग के बाद करते हैं। ठीक, तो ये हमारा नैनो फिनिशिंग, द नेक्स्ट वेव इन गारमेंट फिनिशिंग। ये गारमेंट फिनिशिंग में नया वो आने वाला है कि नैनो पार्टिकल से हम, इवन चल रहा है आजकल गारमेंट फिनिशिंग में क्या क्या प्रॉपर्टी इम्पार्ट कर सकते हैं। आपको फायर रिटार्डेंसी भी हो सकती है, एंटी माइक्रोबियल भी होते हैं, एंटी स्टैटिक प्रॉपर्टी भी नैनो केमिकल से हो सकती है, कलर फास्टनेस इंप्रूव हो सकती है, यूवी एब्जॉर्प्शन हो सकता है, वाटर रिपेलेंट भी होता है। तो नाउअडेज दिस काइंड ऑफ केमिकल्स आर देयर इन मार्केट टू इम्पार्ट दीज फंक्शनल फिनिशेस। तो ये है उसका प्रोसीजर, ये होता है ना स्टोन वॉश का प्रोसीजर क्या है। फ्रेशली डाइड, यानी डाइड जो जीन्स है, एक तो डाइंग जीन्स का ऐसा होना चाहिए कि जो कलर है वो फैब्रिक में अंदर नहीं जाए। हमने बताया ना रिंग डाइंग, आपको ड्यूरिंग डाइंग बताया था, रिंग डाइंग होनी चाहिए जीन्स में। तो जो रिंग डाइंग होगा तो ड्यूरिंग स्टोन वॉश हम वो कलर को सरफेस से थोड़ा रिमूव करते हैं, तो उससे आपका एक तो थोड़ा कलर रिमूव होगा और सॉफ्टनेस आएगी। तो ये वॉशिंग मशीन में आपने डाइड जीन्स और स्टोन लोड कर दिए, बड़ी वॉशिंग मशीन होती है, tumbled with pumic stones to achieve soft and desirable look. So variation in composition, hardness, size, shape, porosity make the stones multifunctional. तो stones की स्पेशल टाइप के स्टोन होते हैं, इसमें नॉर्मल वाले हमारे आसपास जो होते हैं ये यूज नहीं करते हैं। तो स्टोन का कंपोजिशन भी आपको परफॉर्मेंस पे मैटर करेगा। The process is quite expensive and require high capital investment. ये मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा सही बात नहीं है, इतना ज़्यादा कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होता, सिर्फ नॉर्मल आपकी बड़ी वाली वॉशिंग मशीन होती है बस। Pumic stone give an additional effect of faded or worn look. It abrades the surface of the jeans like sandpaper, removing some dye particle from the surface of that. तो स्टोन आपके फेडेड जो लुक देते हैं जीन्स में वो हम इससे देते हैं। इससे पहले कई बार आप सैंड पेपर से भी रब करते हैं, बाद में स्टोन वॉश करते हैं। तो ड्राई प्रोसेस, वेट प्रोसेस डेनिम का अलग अलग है। तो ये है प्रोसेस साइकिल, लोड गारमेंट एंड स्टोन, ठीक है, देन डिसाइज इट, रिंस इट, देन स्टोन वॉश, रिंस, सॉफ्टनिंग अगर आपको करना है तो सॉफ्टनर से भी आप कर सकते हो, टम्बल, ड्राई, अनलोड एंड एक्सट्रैक्ट। ये इन जनरल साइकिल है, ये साइकिल जरूरी नहीं है कि यही हो, सब इंडस्ट्री में अपना अपना अलग अलग प्रोसेस है। हो सकता है कोई डिसाइजिंग पहले कर रहा है, स्टोन वॉश बाद में कर रहा है, तो ये सबका अलग अलग प्रोसेस है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है फाइनल वो है, ये जस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ द वेरियस प्रोसेसेस से बताया। सैंड ब्लास्टिंग आपने सुना होगा, ये पहले